ये कहा था कि ये क्या करता है, एक फिक्स कक्षा में चक्कर लगाता है, क्योंकि एक सेल की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। ये बातें करी थी। अब पहली बार डी ब्रोगली आया, उसने ये कंसेप्ट दिमाग में लाया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के रूप में ही ट्रेवल नहीं करता, इलेक्ट्रॉन वेव के रूप में भी ट्रेवल करता है। क्या करता है, वेव के रूप में भी ट्रेवल करता है। तब वेव के रूप में ट्रेवल करता है तो क्या आती है, वेवलेंथ। क्या आएगी, वेवलेंथ। और वो वेवलेंथ कैसे आएगी, तो वो अपन ने कल निकाली थी। लेमदा इक्वल्स टू क्या था, एच अपॉन पी। क्या था, लेमदा वहां वेवलेंथ थी, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है उसकी वेव की वेवलेंथ थी, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, और पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। उसके बाद में रेखीय संवेग को अपन ने आगे एक्सप्लेन किया। पी इक्वल्स टू क्या होता है, एम वी। क्या बोला था, पी इक्वल्स टू एम वी। उसके बाद में अपन एम वी को लाए थे किसके पदों में, काइनेटिक एनर्जी के पदों में। ऊपर नीचे अपन ने कहा था एम से गुणा कर दो, एम से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, क्या बनेगा, तो एच अपॉन अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को अपन ला सकते हैं किस में, चार्ज इनटू वोल्टेज में, किस में ला सकते हैं। ठीक है, लास्ट में अपन ने हर पार्टिकल्स के लिए निकाला था। अपन ने कहा था कि हर चीज फिक्स होती है, एक वेलोसिटी तुम्हें पता लग जाए कि इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल या कौन सा, न्यूट्रॉन, इनकी तुम्हें ये पता लग जाए कि ये इनकी स्पीड कितनी है, तो तुम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो ना। इलेक्ट्रॉन के लिए जैसे तुमने लिखा था कि कितनी होती है, 12 पॉइंट अपॉन अंडर रूट वी की, क्या निकाला था, इलेक्ट्रॉन की लेमदा निकाली थी अपन ने। ये किसके लिए था, ऐसे ही अल्फा कितने, अल्फा यहाँ क्या लिख दिया, लेमदा लिखना था। ये अल्फा लेमदा के लिए, ये किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। ऐसा अपन लिख के लाते हैं ना। अब तुम्हें यदि वेलोसिटी पता लग जाए तो किसी भी पार्टिकल की क्या निकाल लोगे तुम, लेमदा आ जाएगी ना भाई, तरंग दैर्ध्य आ जाएगी। इसी कंसेप्ट में एक और साइंटिस्ट आया था, साफ सफाई करके जाया करे। ठीक है, अगला एक और साइंटिस्ट आया था, कौन सा मॉडल चल रहा है, कितने नंबर है, 5वां डी ब्रोगली हो गया, तो ये कौन सा हो गया, छठा। एक साइंटिस्ट और आया था जिसका नाम क्या था, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी थ्योरी, अनसर्टेनिटी, हिंसबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हिंसबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, डी ब्रोगली क्या बता के गया था, इलेक्ट्रॉन, पहली बार डी ब्रोगली ने चर्चा की थी कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में या सर्कल की बजाय किस में किसकी तरह और मूवमेंट करता है, वेव की तरह। किसके बारे में, तो नीचे उसमें लिख सकते हो कि डी ब्रोगली क्या बताता है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे चलता है इलेक्ट्रॉन बेटा, वेव के फॉर्म में। पार्टिकल तो है ही, पार्टिकल तो अब तक बातें कर ही रहे थे, लेकिन अब पहली बार डी ब्रोगली ने यह भी बता दिया किसके रूप में चलता है, वेव के रूप में भी। तो इलेक्ट्रॉन की दो नेचर आ गई हैं अपने साथ, एक तो स्ट्रेट लाइन में चलने वाली, और एक, ये दो बातें क्लियर हो चुकी हैं यहाँ पे।
अब आगे चलते हैं किस पे, हिंसबर्ग। तुमने कहा कि किस लीनियर मोमेंटम लाए थे ना, क्या लाए थे, लीनियर मोमेंटम लाए हो। इस लीनियर मोमेंटम में क्या हुआ, लीनियर मोमेंटम के लिए अब फिक्स बोहर बता गया कि इलेक्ट्रॉन की क्या थी, एनर्जी फिक्स थी। एनर्जी फिक्स होने के बाद उसकी कक्षा फिक्स थी, कक्षा फिक्स होने की वजह से क्या फिक्स हो गई, कक्षा फिक्स होने की वजह से क्या हो गई, उसने ये भी तो बता गया था कि उसी कक्षा में चक्का लगा था जिसका क्या हो, NH/2 पाई, बोला था ना ये बात। अब इस कंसेप्ट को चेंज कर दिया किसने, इस बोहर मॉडल और जो आपका डी ब्रोगली है, इन दोनों कंसेप्टों को कौन मिलके फेल करेगा, ये हिंसबर्ग। ये एक तरह से यूं भी कह सकते हो कि बोहर मॉडल तो इसकी वजह से डीमेरिट आती है, और जो डी ब्रोगली है उसको प्लस पॉइंट मिलता है। उसने संवेग की बात कर गया, लेकिन हर में संवेग फिक्स नहीं होता, क्योंकि जब ऐसे मोमेंटम वेव फॉर्म में चलेगा इलेक्ट्रॉन, वेव फॉर्म में चलेगा इलेक्ट्रॉन, तब कैसे एक कक्षा कैसा हो सकती है, क्योंकि कक्षा तो क्या बदलती है भाई फिर। ठीक है, बदलने का मतलब है बेटा शेप की बात कर रहा हूं मैं, नोट नंबर, कि पहली है तो पहली में रहेगा, लेकिन वो अब इसकी बात कर रहा है। तो उसने कहा क्या, अनसर्टिनिटी आती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक जैसे इस पाथ में चल रहा है तो हमेशा इससे ही चलेगा वो। अब यूं चल गया तो क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन में क्या आ रही है, अनसर्टिनिटी आ रही है ना भाई। पहले ये पाथ था, अब देखो ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन यूं, मान लो मैं मानता हूं कि ये यूं चक्कर लगा रहा है, अगली बार जरूरी तो ना इसी पाथ को फॉलो करेगा, वेव फॉर्म में कर रहा है तो ऐसे बनाते हैं, तो पोजीशन बदल रही है ना। अब पोजीशन बदल रही है तो मतलब क्या है, पोजीशन में अनिश्चितता आ रही है, अनसर्टिनिटी आ रही है। जब इसमें अनसर्टिनिटी आती है तो वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी भी तो बदल सकती है। तो किस में अनसर्टिनिटी आएगी, किस में आएगी, संवेग में, लीनियर मोमेंटम में। तो ये क्या कहता है, जो हिंसबर्ग है वो कहता है कि जो पोजीशन की जो अनसर्टिनिटी है उसका डिफरेंस, कितनी अनसर्टिनिटी आई, पहले इस पाथ पे चल रहा था, अगली बार इसने हल्का सा पाथ चेंज किया है, कितना चेंज किया, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, अंतर आएगा ना। तो ये इनकी पोजीशन में अंतर, मान लो पहले पार्टिकल कहाँ था, एक टाइम की बात करते हैं, एक टाइम पे ये यहाँ पे था, इसमें यहाँ पे है, इसकी बात करोगे इसमें यहाँ पे है, इसमें पोजीशन अलग अलग है ना, कितना अंतर है, ये दोनों के बीच का तुम ऐसे अंतर निकालोगे वही तो क्या होगा, डेल्टा। डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, एक्स। तो ये जो अनसर्टेनिटी होगी, ये मल्टी, इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर दें, अनसर्टेनिटी किसकी, अब वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आएगी, मानता हूं मास नहीं बदलेगा, p इक्वल्स टू क्या होता है, mv, मास में वेरिएशन नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा फिक्स ही रहता है, लेकिन वेलोसिटी में तो वेरिएशन आएगा ना भाई। वेलोसिटी में वेरिएशन आने की वजह से किस में वेरिएशन आएगा, लीनियर मोमेंटम में। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो ऐसा कहते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या तो इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, h/4 पाई से। उस जो जिस भी कक्षा की तुम बात कर रहे हो, जिस भी कक्षा की तुम बात कर रहे हो, तो उस कक्षा से क्या होना चाहिए भाई, ये ज्यादा होना चाहिए बेटा। ये हिंसबर्ग की अनसर्टेनिटी थ्योरी कहती है कि पोजीशन की अनसर्टेनिटी प्लस इसके मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, इन दोनों का जो गुणनफल है वो ज्यादा होना चाहिए एक सेल के लिए, कि किससे, h/4 पाई। ये कांस्टेंट आएगा बेटा, ध्यान से देख लो, h की वैल्यू फिक्स है, 4 की वैल्यू फिक्स है, और पाई की वैल्यू यहाँ n लगा सकते हो, यहाँ n लगा सकते हो आप, क्योंकि नंबर ऑफ सेल की बात हो जाएगी, जिस सेल की बात करना चाह रहे हो सेल की, पहली कक्षा की बात करी तो n की वैल्यू 1, 2 की बात करी तो 2, 3 की 3, ऐसे क्या होगा, ये इसकी अपन निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या है, हिंद जो अपना डी ब्रोगली था उसने बोहर मॉडल की इस बात को उड़ा दिया, कौन सा, कि भाई एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ पार्टिकल में मोशन करता है, वो
डी ब्रोगली ने ये बता दिया कि ये किस में रुक करता है, वेव फॉर्म में करता है। ये बात बोर नहीं कर पाया, ये बात है बोर नहीं कर पाया, पहली चीज। दूसरी चीज, बोर ने ये कहा था एक सेल की एनर्जी फिक्स होती है, वो उसी में चक्कर लगाता है। लेकिन यहाँ तो कुछ और बात आ रही है, वेव फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, एनर्जी तो वेरी करेगी। एनर्जी वेरी कर रही है तभी तो ये क्या आ रही है, अनसर्टेनिटी आ रही है। मतलब कि एक ही कक्षा में चक्कर लगाता है मान सकते हैं, लेकिन वो फिक्स हो ये जरूरी नहीं है, उसमें कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी आती है, अनिश्चितता आती है। तो अब इस कंसेप्ट से क्या हो गया, बोर मॉडल का वो वाला कंसेप्ट फेल हो गया कि हर सेल के लिए एनर्जी फिक्स होती है या फिक्स कक्षा में ही चक्कर लगाएगा, ये कंसेप्ट फेल हो गया ना। तो ये डीमेरिट बन जाती है किसकी, बोर मॉडल की। हालांकि पूरी बात तो ये भी नहीं बता पाया, जब इसने ये बात गलत साबित कर दी ना कि भी एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में फिक्स चक्कर लगाए ये जरूरी नहीं है, तो फिर इसको ये पूछा गया कि भी जरूरी क्या है, तब ये मुकर गया साहब। मैं तो उसकी गलत बात साबित करने आया था, मेरे को नहीं पता क्या कैसे होता है, ऐसा नहीं होता, बस ये बता सकता हूँ। कोई काम कर रहा हो बेचारा, उसको तुम जाके उसकी शिकायत कर दो कि ये काम ऐसे नहीं होता, और दुनिया मान भी ले उस बात को, फिर तुमसे ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि चलो ये तो गलत कर रहा था, सही तो बताओ। लेकिन तुम मुकर जाओ साहब, सही किसको पता, नहीं पता। जैसे एक वो कहानी है ना कि भी इंडियंस के लिए पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे, तो एक इंडियन था और आइंस्टीन था, साइंटिस्ट जानते हो ना, आइंस्टीन को सब जानते हैं क्या, बहुत बढ़िया। दोनों बेटा ट्रेन में सफर कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो हिंदुस्तानी आराम से सो रहा था, अब साइंटिस्ट आदमी को कहाँ चैन, वो अपनी किताबें पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते थक गया, अपना लैपटॉप चला लिया, वो थक गया। अब देखे कि करूँ क्या, तो बगल में सीट पे भाई साहब सो रहे, उनको अब कहे यार ये ऐसे मस्त कैसे सो रहा है, इसको जगाते हैं, कुछ पूछते हैं। उसको बोला खड़ा हो, एक गेम खेलेंगे अपन। बोलो क्या, बोले गेम खेलेंगे, यदि मैंने स, मैंने सवाल पूछा तेरे से, तूने यदि गलत जवाब बताया तो तू देना मेरे को 50 रुपए, फिर तू मेरे से सवाल पूछना, यदि मैंने गलत बताया तो मैं तेरे को दूंगा 5,000। डील तो बुरी नहीं है। साइंटिस्ट ने इसलिए ज्यादा बोला क्योंकि भाई मैं ऐसा कुछ हो ही नहीं जो मेरे को आ नहीं सके, सही बात। अब पहली सवाल किसका आया, आइंस्टीन का। आइंस्टीन ने पूछा उसको, कोई थ्योरी वोरी पूछ ली होगी, भाई साहब को कहाँ पता, मना कर दिया, चुपचाप 50 रुपए दे दिए, डील डन। अब बोले तू पूछ अब, तो कहता है कि एक ऐसी कौन सी चीज है जो पहाड़ पे चढ़ रही है तब उसके 4 पैर हैं, और उतर रही है तब 3 पैर हैं। इतना बोल के भाई साहब सो गए वापिस। आइंस्टीन हो रहा पागल, अब सब थ्योरी सर्च कर रहा है, सब कुछ सर्च कर लिया कि ऐसी कौन सी चीज है जो चढ़ते टाइम जिसके 4 पैर हैं, उतरते टाइम 3 है, नहीं मिला। अब उसको कह भी कैसे दे कि तू बता, क्योंकि ईगो हर्ट होगा भाई इतना इतना बड़ा साइंटिस्ट का। लास्ट में फिर क्या करे, नहीं मिला कुछ भी, तो उसको थक हार के जगाया कि खड़ा हो भाई, 2-3 घंटे पीछे उसको जगाया कि खड़ा हो। उसको पहले दिए 5,000। बोले मेरे को नहीं पता, मैं एक्सेप्ट कर गया इस बात को कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो पहाड़ पे चढ़ते टाइम जिसके 4 पैर हैं और उतरते टाइम 3 है। अब गलत तो साबित कर दिया ना उसको। अब उसको कह रहा है तू बता, क्योंकि सवाल तो तूने पूछा ना। इंडियन ने बेटा चुपचाप 50 रुपए निकाल के दोबारा दे दिए, मेरे को भी नहीं पता। आई बात समझ में, तो ये होता है बेटा, किसी को गलत साबित तो कर सकते हो लेकिन फिर सही भी तो आना चाहिए। ये कहानी करके गया कौन, हिंसबर्ग। आई बात समझ में। नुकसान कहाँ हुआ, गुण 400 कमाया ही है। उठा ले उठा ले, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब जब ये नहीं बता के गया, लेकिन ये तो बता गया कि बोर गलत था, तो कोई तो कुछ तो और होता होगा। तो अब ये एक नए सिद्धांत को जन्म दे गया। बाबा आया था एक और, श्रोडिंगर, नाम सुना हो तो, श्रोडिंगर थ्योरी। उसमें बेटा कैलकुलेशन वाला साइन ऐसे कुछ देखा हो तो, लेकिन
अच्छी बात तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो अपन उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अपन भी यहीं तक सस्पेंस में रहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, आगे क्यों नहीं हो पाया। तो लिख दो एक बार, फिर अपन इसके नीचे लिखते हैं। बातें करनी आती है क्या? नहीं, वो तो मेरे को पता है, तुम्हें जब बातें बोल रहा था, कहानी सुना रहा था, तब छाप ही रही थी। नहीं, कहानी तो सुन रही थी, तेरे को ये था ना कि क्लास के बाद में बात भी तो करनी है मेरे को, इससे बोलना नहीं है। नहीं, दोनों को, एक को इस कोने में, एक को इस कोने में बैठाऊंगा। मेरी क्लास में सबका पता है मेरे को कौन क्या कर सकता है। वो भरी वो क्लास पूरी भर जाती है एनाटॉमी वाली, तभी नहीं बख्शता। वो एक कलाकार है क्लास में, बहुत धीरे धीरे डायलॉग डिलीवर करता है। मैं पहले उसी को उठाता हूँ, आजा आगे आगे बैठ तू तो, क्योंकि पीछे से तेरी आवाज नहीं आती। अब यहाँ बैठ, मैं सुनना चाहता हूँ तू को बोलता क्या है। तो क्लास का जो सबसे बदमाश है ना, उसी को अपने पास बुला लो, खत्म। तो अब लिखो, ये लिख लिया, थ्योरी लिखो। वेव डी ब्रोगली वाले में लिख लिया ना, अब इसमें भी लिखो बेटा। हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड लिखो। हिंजबर्ग क्या बताता है कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ, को एक साथ एग्जैक्ट एक्यूरेसी से मापा नहीं जा सकता। किसी भी पार्टिकल या कण की पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ मापा नहीं जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, जितनी एक्यूरेसी से, जितनी एक्यूरेसी से पोजीशन पता करेंगे, पोजीशन पता करेंगे, उतनी ही कम सटीकता से, उतनी ही कम सटीकता से, या सॉरी उतनी ही कम एक्यूरेसी से मोमेंटम मिलेगा। लिख लिया? ये फॉर्मूला आपने लिख लिया। अब इसमें बता दो बेटा नीचे, वेयर डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या है? अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा पी क्या है? अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम। बेटा वेलोसिटी तो इसकी वजह से आएगी ना। हाँ। एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। वैल्यू भी लिख देना नीचे, 6.64 इंटू 10⁻34। जो मैंने अभी लिखा है उसको इंग्लिश वालों को लिखाने की जरूरत है क्या भाई? एक बार बोल देता हूँ, देख लेना तुम, कि इट इज इम्पॉसिबल इज मेजर बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल स्टूमिसली विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। पहला पॉइंट। दूसरा, the more precisely we know the position, the less precisely we know the momentum and vice versa। इसका उल्टा भी सही है। एक चीज और देखो, यहाँ से एक और नया कंसेप्ट निकल के आता है इस थ्योरी में से। क्या निकल के आता है? यदि तुम देखो दोनों को मल्टीप्लिकेशन में है, कौन कौन? पोजीशन की अनसर्टेनिटी और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी। तो ये दोनों इसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों को आपस में रिलेशन निकालोगे तो ध्यान से देखना, एक चीज की यदि तुम एक्यूरेसी बढ़ाओगे
तुम चाहते हो कि पोजीशन बिल्कुल जो पहले वाली थी एग्जैक्ट वो बन जाए, वो बनाने के चक्कर में क्या हो जाता है बेटा, लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को, चलो मैं इस पूरे पार्ट को कांस्टेंट मान लूं, यहां तक सही है। तो देखो इसको एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन। डेल्टा पी इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, कांस्टेंट क्या है 1। अब मेरे को चाहिए इन दोनों का रिलेशन, तो एक को उधर भेज दो, उधर भेजोगे तो किस में जाएगा, ये कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट के लिए क्या कर सकते हो, इस साइन को हटा सकते हो, क्या बन जाएगा। तो ये क्या कहता है, ये कंसेप्ट जो अभी दूसरा वर्ड बोला ना अपने, दूसरा स्टेटमेंट, उसको प्रूव कर रहा हूं। यदि एक की एक्यूरेसी बढ़ाओगे तुम चाहते हो कि भाई उसकी वेलोसिटी या उसके मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी है वो मिनिमम हो जाए, अनिश्चितता रहे ही नहीं, जितनी पहली थी उतनी क्या है बाद में आए। यदि ऐसा इसको बढ़ाओगे तो किसकी अनसर्टेनिटी बदल जाएगी या कम हो जाएगी, पोजीशन की। उल्टा भी सही है, यदि तुम चाहते हो कि पहला जो पाथ था उसी पाथ पे दोबारा चले इलेक्ट्रॉन, या वो पार्टिकल उसी पाथ पे चले, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू लगभग 0 होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी कम से कम आए। यदि इसको कम से कम लाना चाहते हो तो इसमें इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, अनसर्टेनिटी किस में बढ़ जाएगी, मोमेंटम में। तो ऐसा कहते हैं हिंसबर्ग के अकॉर्डिंग, दोनों जो अनसर्टेनिटी होती है पोजीशन और मोमेंटम की, जो अनसर्टेनिटी होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं, इनवर्स होती हैं। कैसी होती हैं, इनवर्स। ये इस स्टेटमेंट पे एक बार क्वेश्चन पूछा था, ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला है ना कि हिंसबर्ग थ्योरी में जो पोजीशन एंड मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होती है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। उसने 4 ऑप्शन बना दिए थे इसी बात को लेके कि दोनों क्या होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे, दोनों इनवर्स होंगे, दोनों स्क्वायर के इनवर्स होंगे, या दोनों एक दूसरे को प्रभावित ही नहीं करते। मोस्टली उन्होंने जो आंसर दिया था वो दिया था प्रभावित ही नहीं करते, कि भाई ये तो अलग अलग प्रभावित करते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या प्रभावित करेंगे, बेटा एक दूसरे को भी प्रभावित करेंगे। और कैसे करेंगे, तो दूसरा जो पॉइंट लिखा उसके नीचे ये लिख दो एक बार, यहाँ पे बस ये वर्ड लिख देना, कांस्टेंट। निश्चित या नियत, नीचे डालो हेडिंग, कंक्लूजन ऑफ हिंसबर्ग एंड डी ब्रोगली थ्योरी। कंक्लूजन ऑफ हिंसबर्ग एंड डी ब्रोगली थ्योरी, इन दोनों का कंक्लूजन क्या है, लिखो भाई कंक्लूजन। नो झंझट, क्या बात है सुबह सुबह में, लिखो बेटा कंक्लूजन लिखो। डी ब्रोगली, पहला पॉइंट लिखो, डी ब्रोगली क्या कहता है, इंग्लिश में लिखाऊं हिंदी में, या मिक्स लिखा दूं, मिक्स लिखा दूं, लिखो तो फिर। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के लिए वेवलेंथ का काफी सिग्निफिकेंट होती है, वेवलेंथ काफी सिग्निफिकेंट होती है। कैसे, तो ब्रैकेट में लिख देना बेटा, लेमदा इज इक्वल टू एच अपॉन, लेमदा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, क्या लिख देना, लेमदा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये इतना डी ब्रोगली। आगे इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। दूसरा पॉइंट लिखो, इसी कारण इलेक्ट्रॉन को, इसी कारण इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह ट्रीट करके, इसी तरह
या इसी कारण इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह ट्रीट करके स्टैंडिंग वेव की कंसेप्ट आई। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब होता है बेटा स्थिर। क्या कहना चाह रहा है ये? स्टैंडिंग। अभी तक अपन ये मान रहे थे कि ये घूम रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसकी वजह से वेव बन रही है। लेकिन कैसी वेव बनती है? स्टैंडिंग, एक तरह से फिक्स की तरह। ठीक है, स्टैंडिंग वेव की कंसेप्ट आई, जिस पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आधारित है या बेस है। जिस पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आधारित है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 किसके लिए? ये तो लिख लिया बोर मॉडल। अब लिखते हैं हिंसबर्ग क्या बोल के गया। तो हिंसबर्ग की वाली बात और लिखो बेटा। अकॉर्डिंग टू हिंसबर्ग या हिंसबर्ग के अनुसार माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, हिंसबर्ग के अनुसार क्या हुआ? क्यों मिठा ले घर जाएगी? हाँ, क्या बोल रहे थे अपन? हिंसबर्ग के अनुसार या हिंसबर्ग थ्योरी के अनुसार माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिख देना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ब्रैकेट में लिख देना, जैसे इलेक्ट्रॉन के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के एग्जैक्ट ऑर्बिट का पता लगाना असंभव है। तुम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट या कक्षा फिक्स रहेगी। आई बात समझ में? इस कंसेप्ट को फैल किसने किया? हिंसबर्ग ने। ठीक है, और बेटा एक पीछे पेज निकालना, बोहर मॉडल जहां खत्म हुआ था, जहां डी ब्रोगली शुरुआत की थी अपने, डी ब्रोगली की शुरुआत की थी अपन ने, है ना? डी ब्रोगली की शुरुआत से पहले कोई थोड़ी बहुत एक लाइन की जगह हो तो वहां एक पॉइंट लिख दो, डीमेरिट ऑफ बोर मॉडल। डीमेरिट ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल की क्या कमियां रही? देखो, सबसे बड़ी कमी उसकी यही रही कि वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की। यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या अप्लाई नहीं होता? बोर मॉडल अप्लाई ही नहीं होता। यह सबसे बड़ी डीमेरिट बन गई भाई इसकी। तो लिख दो पहला पॉइंट, बोर मॉडल सिर्फ बोर मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर लागू होता है या अप्लाई होता है। आगे डीमेरिट 2 अपने आगे लिख ही दिए। कौन कौन सी? कि इसने ये नहीं बताया कि एक ऑर्बिट की
सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट हमेशा फिक्स ही रहेगी, ये बात ये नहीं बता पाया। ठीक है। दूसरी चीज, ये अब फिक्स नहीं बता पाया और ना ये किसके बारे में बता पाया, इलेक्ट्रॉन की वेव फॉर्म के बारे में। तो दूसरा जो डीमेरिट है वो लिखो, इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन के बारे में नहीं बता पाया। इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन के बारे में नहीं बता पाया। अब जब वेव मोशन के बारे में नहीं बता पाया तो किस में गड़बड़ हो गई बेटा, जो इसकी पोजीशन की अनसर्टिनिटी है, और सॉरी इनका जो अपन क्या निकाल रहे थे, मोमेंटम निकाल रहे थे, वो मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। और उसकी वजह से क्या, जब ये इसकी जगह ही फिक्स नहीं है तो पोजीशन में भी क्या आएगी, अनसर्टिनिटी। उन दोनों को भी ये बोर नहीं बता पाया। उसको किसने बताया, हिंसबर्ग ने। और ये बात किसने बताई कि वेव फॉर्म होती है, ये बात बताई थी डी ब्रोगली ने। ठीक है। तो ये मोटे मोटे अपने मॉडल हो गए खत्म। चाहो अपन दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं। अगली क्लास में अपन क्या स्टार्ट करेंगे याद रखना, कौन सा, क्वांटम नंबर, इस चैप्टर का सबसे लास्ट। और अब करना चाहते, चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं फिर करेंगे उस पर। वो बालिका फोन ले गई, जो क्वेश्चन और लाया था मैं, इस पे एक दो क्वेश्चन, एक दो कर लेते हैं। इस पे बहुत कम आते, तो बहुत कम है। न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, ऐसे थ्योरी में ही पूछ लेता, जो मैं भी लाइन बोल रहा था ना, वो क्या पूछ लेता है, ये थ्योरी में पूछ लेता है। चलो अपन इसके ऊपर लिखते हैं, डी ब्रोगली पे भी कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन। लिखो, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन if if this electron velocity is, this electron velocity is 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। निकालो बेटा। इसने इलेक्ट्रॉन की क्या पूछी है, तुम तो एक काम करो बेटा, इलेक्ट्रॉन की दी है इसने, तुम तो तीनों की निकालना। यदि मैंने पूछा है इलेक्ट्रॉन की लेमदा कैलकुलेट करनी है, तुम्हें वेलोसिटी दी गई है, मैं कह रहा हूं तुम्हें इलेक्ट्रॉन की दी गई है, तुम तीनों को निकालने की कोशिश करना। ठीक है, तीनों ही प्रैक्टिस। तीनों का मतलब है अल्फा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तीन लिखे हुए, उन तीनों के फॉर्मूले जो अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, शायद मिटाए भी नहीं है, ये रही बोर्ड पे सामने ही है। तीनों में लेमदा निकालो। बोरी बिस्तर पैक कर दे उसके, बोतल वोतल सब निकालो, निकालो वैल्यू निकालो तुम फटाफट। हाँ हाँ, बात कर ले तू, बाद में बता देना। तो उसको पूछ रही है, अभी पूछेगी सब कुछ। क्या क्या कह रही है, जोर से बोल। क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, देख देख खुद ही देख, क्वेश्चन पूरा क्यों नहीं हुआ है। लेमदा कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी दे रखी है, निकालो। है, सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दिया, लेमदा दे रखा है, वी सॉरी वी दे रखा है, लेमदा पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन के लिए भी मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, तुम प्रोटॉन के लिए भी निकालना तुम्हें, अल्फा पार्टिकल के लिए, सो न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए निकालो।
सामने देख के करे। सबके आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। हो गया क्या? सिंपल सी कैलकुलेशन बेटी। देखना दिखे, सबसे पहले मैं निकालता हूँ किसके लिए, लेमदा ई के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। क्या था फॉर्मूला? क्या हुआ? अच्छा फॉर्मूला बता रही थी यार, क्या बात है बेटा। कितना आएगा ये? क्या हार्ड कैलकुलेशन थी बेटी? है? कहाँ फंसा? दूसरा लगा दिया? तो बेटा जो बताया वो लगाए, इसे थोड़ा ना लगाएगा। और किसके लिए निकालेंगे? अल्फा के लिए। ऐसे ही किसके लिए निकालोगे? सामने लिखा हुआ था फॉर्मूला उधर। ये लो, बालिका कह रही है क्वेश्चन पूरा नहीं है, देख दिखे कैसे नहीं है। अच्छा लिखा नहीं था तुमने? लिखती तो बाद में रही हो, मैंने डायरेक्ट बता दिया तेरे को, वी दे रखा है, लेमदा पूछ रहा है, खत्म बात। अब तो निकाल लेगा सबका कैलकुलेशन, आई होप अब तो कर लोगे। सीधी सीधी गणित आ रही है कि 4 का भाग देना दोनों में। इतने आसान क्वेश्चन कैसे नहीं कर पा रहे तुम? अगला क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन की, क्या बोला हो, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टिनिटी कितनी हो, 10 मीटर, तो उसकी किस में अनसर्टिनिटी बताओ, मोमेंटम की अनसर्टिनिटी बताओ, निकालो। आवाज नहीं आ रही भाई। हिंसबर्ग कंसेप्ट लगेगा इसमें। ठीक है भाई, फटाफट करो। आंसर निकाल, पीछे क्या देख रही है बालिका? आंसर निकाल, आंसर। मास्टर गया बाहर, हम करेंगे गुंडागर्दी अब नहीं।
ये बुक कौन छोड़ गया भाई? हाँ टीप ले टीप ले टीप ले, मैं तो देख ही नहीं रहा है। एच की वैल्यू 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अब निकाल ले, एच की वैल्यू मैं बता दिया तेरे को। फटाफट निकालो भाई फटाफट। फिर अपन शुरुआत करेंगे किसकी, क्वांटम नंबर की। और क्वेश्चन तुम्हारे ग्रुप में आ जाएंगे, इनसे ज़्यादा आते नहीं है। एक क्वेश्चन और लिखो फिर। हिंसबर्ग वाला लिखाता हूँ एक और। क्या कह रहे बेटा? एच अपॉन 4 बाई से निकाल ले। कुछ भी नहीं बोला तो सेल कौन सी पहली? एच के पदों में लिया ना, तो तेरे को किसने कहा है कि तू भाई उसको कैलकुलेट करके दे मेरे को पूरा? एच की वैल्यू वैसा का वैसा रख लो, और पूरा निकाल के देना चाहते हो तो पूरा निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा एक चीज और बता देता हूं, जो अपन जो पहले वाला क्वेश्चन जो कर रहे थे ना, ये वाला कौन सा वाला गया, हाँ ये रहा। ये तो अपनी देखो वैल्यू किस में आई है, एंगस्ट्रॉम में। यदि तुम इसको लाना चाहते हो किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में, तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, इसको अपन किस में ला सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ला सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होती है एक्चुअल में, तो अपन क्या लिख देंगे, 12 400 लिख देते हैं। ठीक है, नीचे ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लेना, 100 से गुणा करोगे तो पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट हटाने का तरीके हैं ये, कैलकुलेशन इजी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़ाया ना, पढ़ाने की तो जरूरत है भी नहीं, क्योंकि तुम उसमें पढ़ चुके हो शायद मेरे हिसाब से। 12वीं अभी नहीं करवाया क्या न्यूक्लियर वाला, उसमें करवाएंगे सर। कि अब पूछना चाह रहा है बेटा कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू है, लिखो वैल्यू, डेल्टा एक्स इज 10⁻⁻8 10⁻⁻5 मीटर। if delta x is 10⁻⁻5 meter of a particle of mass 0.25 gram, 0.25 gram, then find uncertainty in velocity, then find uncertainty in a
वेलोसिटी निकालो। ना अब कैलकुलेट करना है, बता पूरा वैल्यू दिया अगले ने। इसका आंसर लिख देता हूँ मैं तुम्हें पहले। कुछ नहीं बोला तो इसको क्या मान लेंगे, बराबर मान लेंगे। क्या आएगा, एच अपॉन 4 पाई, क्या पूछा उसने, डेल्टा पी, तो क्या हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई, इसके नीचे आ जाएगा कौन, डेल्टा एक्स। एच की वैल्यू इन दोनों को सॉर्ट आउट करोगे, याद रखना डायरेक्ट बता रहा हूँ, इन बेटा इन दोनों को सॉर्ट आउट करोगे ना, इन दोनों को, एच की वैल्यू कितनी होती है 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, नीचे आएगा 4, पाई की वैल्यू होती है 3.14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 12.56, कितना होगा 12.56, 12.56 को इससे उड़ाओगे ना तो ये आएगा 0.52, तो इसको तुम इसकी जगह वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हो 0.52 इंटू 10⁻⁻30, नीचे डेल्टा एक्स तुम्हें दिया ही गया, डेल्टा एक्स कितना था भाई 10, ऊपर जाके एक और माइनस बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 0.52 मल्टीप्लाई -35, ठीक है। क्या आएगा, यूनिट क्या आएगी भाई, मीटर पर अब जो क्वेश्चन पूछा उसने, क्या वो क्या पूछा है उसने, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया बेटा बताना, अनसर्टेनिटी किसमें दी, डेल्टा एक्स दे दिया, कितने दिया 10⁻⁵ मीटर, है भाई, सही है, अरे हाँ ना तो बोलो, पता नहीं क्या ध्यान है। और क्या दिया उसने, डेल्टा एम भी दिया उसने शायद मेरे अकॉर्डिंग, नहीं एम ही दिया, डेल्टा एम का मास में थोड़ा ना वेरिएशन आएगा, एम कितना दिया 25 ग्राम, तो इसको वैल्यू ग्राम में लिख देते हैं। क्या पूछा, डेल्टा वी, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी पूछी ना उसने, कैसे निकालोगे, वही डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन या इक्वल मान लेते हैं अपन, कितना हो जाएगा एच अपॉन, बदलते हैं इसको डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई एम डेल्टा वी, पी टू क्या होता है एम वी, मास फिक्स रहेगा, किसकी क्या चीज बदलेगी, वेलोसिटी में वेरिएशन आएगा, अब आएगा तो क्या होगा, अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, देखो ध्यान से, सही है, सब वैल्यू दे रखी है, डेल्टा वी मांग रहा है, बस बता दो डेल्टा वी बेटा कितना होगा 0.52 इंटू 10⁻, क्या बेटा, ये क्या कर रखा है मैंने देख दिखे, और ये मैंने करके दिखाया है बेटा यहाँ, समझ गए, ये 0.52 कहाँ से आ रहा है,
ये कैलकुलेशन करके लाओगे तब पूरा लिख ले, तेरी मर्जी है। तो 6.64 इंटू 10⁻34, नीचे लिख ले 4 × 3.14, तुम्हारी इच्छा है। डायरेक्ट यही आएगा, कैलकुलेशन घर पे निकाल लेना, मास्टर गलत नहीं बता रहा है। इसे शक की नहीं जाओ कि मत देखो तुम। एम एम की वैल्यू कितनी बेटा, 0.25 मल्टीप्लाई, और कौन सा रह गया डेल्टा एक्स कितना, 10⁻⁻, लगभग लगभग कितने, 25 दूनी 50, 2 0, 20 में नहीं जाएगा भाग, कितना आएगा 25 × 200, 5 जाके प्लस का उड़ेगा वो, तो डेल्टा वी कितना आएगा बेटा, 0.20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻29 मीटर पर। किस किस का सही था, दोनों। क्यों कैलकुलेशन क्यों नहीं करी, मैंने कहा था एच की टर्म्स में चाहिए नहीं इस बार है। अरे समझ में आया क्या कहना चाह रहा है वो, समझ में आई बात। बेटा हिंसबर्ग की अनसर्टेनिटी थ्योरी निकाल रहा है, दो ही तो अनसर्टेनिटी थी, या तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी थी या किस में थी, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी थी। मोमेंटम की जगह वेलोसिटी भी पूछ सकता है, क्योंकि p/2 तुमने पढ़ा हुआ है एम भी होता है। मास में वेरिएशन नहीं आ रहा, क्योंकि पहले भी इलेक्ट्रॉन था बाद में भी क्या है इलेक्ट्रॉन, तो मास में तो क्या ही बदलाव आएगा। या कोई सा भी पार्टिकल होता तो भी नहीं बदलाव आएगा, क्योंकि मास की वैल्यू तो फिक्स हो जाएगी एक बार पार्टिकल लेते ही। प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए। किसमें वेरिएशन कर दिया उसने, वेलोसिटी में कर दिया। एक बार मैंने वेलोसिटी वाले कंसेप्ट को काम में ले लिया, एक बार मैंने डायरेक्ट वाले को काम में ले लिया, उससे क्या फर्क पड़ गया। तुम्हें इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। अब एक तो तरीका है इन सबको लिख के तुम गुणा भाग करो, एक डायरेक्ट लिख देते इसको। h/4 को कैलकुलेट करते हैं तब कितनी आती है, 0.52 आती है। बस आगे वो वैसा वैसा आ ही जाएगा, 10⁻34। ठीक है, तो ये हो गए अपने कौन से जितने भी मॉडल थे वो सब क्या हो गए, कंप्लीट। अब एक या दो लेक्चर के बच्चे हैं कौन, क्वांटम नंबर। ठीक है, तो हेडिंग डाल के छोड़ दो क्वांटम नंबर, उसकी डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में, लगातार रहेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। हाँ, जैसे बिखरे हुए बेर कैसे लग रहे हैं ये, हैं?